एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन के युद्ध के बाद, जो कि सोकोविया में हुआ था, थॉर ब्रह्मांड में इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है। और आज 2 साल बाद दिखाया जाता है कि थॉर को एक डीमन जिसका नाम सर्टोर है, उसने थॉर को जंजीरों में बांधा हुआ है। वो डीमन थॉर को बताता है कि तुम्हारे पिता एसगार्ड में नहीं है, और बहुत जल्दी वो भविष्यवाणी जिसका नाम रैग्नारॉक है, जिसके मुताबिक मैं पूरे एसगार्ड का और एसगार्ड में रहने वाले हर एक प्राणी का खात्मा कर दूंगा, वो पूरी होने वाली है। बस मुझे इंतज़ार है अपनी एटर्नल फ्लेम का। आज से हज़ारों साल पहले थॉर के पिता ओडिन ने इस डीमन को युद्ध में हराया था, और इसकी पावर का जो सोर्स था, जिसे एटर्नल फ्लेम कहा जाता है, इससे छीन लिया था। और अब वो एटर्नल फ्लेम एसगार्ड में है। डीमन कहता है कि एक बार मुझे मेरी एटर्नल फ्लेम मिल जाए, उसके बाद मैं उसे अपने क्राउन के साथ लगाऊंगा, जिससे मुझे मेरी पूरी शक्ति मिल जाएगी। उसके सींग ही उसका क्राउन है। थॉर को ये पता लगने के बाद वो अपने आप को हथौड़े से आज़ाद कर लेता है और इस डीमन को मारकर इसके सींग लेकर एसगार्ड वापस पहुंच जाता है। थॉर को लगता है कि उसने रैग्नारॉक भविष्यवाणी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। एसगार्ड आकर उसे पता चलता है कि उसका भाई लोकी उसके पिता ओडिन के रूप में यहाँ पर रह रहा है, पर जल्दी वो अपने भाई का पर्दाफाश कर देता है। इसके बाद वो अपने भाई लोकी को कहता है कि हमें अपने पिता ओडिन को ढूंढना होगा, और ये दोनों के दोनों मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, जो इन्हें अपनी पावर से न्यूयॉर्क से नॉर्वे भेजता है, जहाँ पर इनके पिता होते हैं। ये अपने पिता से मिलते हैं। यहाँ पर ओडिन इन्हें बताते हैं कि बहुत जल्द वो मरने वाले हैं, उनका समय आ चुका है। और कहता है कि मैंने फायर डीमन को मार दिया। ओडिन कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैग्नारॉक ज़रूर घटेगा, यानी एसगार्डियंस का अंत ज़रूर होगा। जैसी मेरी मृत्यु होगी, मेरी पहली संतान हेला, जिसे मैंने सालों से कैद करके रखा है, वो आज़ाद हो जाएगी। पहले वो एसगार्ड की सेना की लीडर थी। उसने और मैंने 9 रियासतों को यानी कि 9 ग्रहों को एक साथ मिलकर जीता था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत महत्वाकांक्षी बन चुकी थी, जो कि दूसरी दुनियाओं के लिए खतरनाक था। इसीलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। मैंने उसका नाम इतिहास से मिटा दिया था। इसके बाद ओडिन की मृत्यु हो जाती है। जैसी ओडिन की मृत्यु होती है, हेला, जिसे ओडिन ने कैद कर रखा था, वो अपनी कैद से आज़ाद हो जाती है। वो थॉर और लोकी के सामने होती है। ये उसे बताते हैं कि ये भी ओडिन के बेटे हैं, लेकिन वो इन दोनों को कहती है कि अपनी रानी के आगे तुम दोनों को झुकना होगा। इस बात से थॉर को गुस्सा आता है, और उसके पास जो उसका म्योनीर यानी कि हथौड़ा होता है, वो हेला की तरफ फेंकता है, और हेला उसके म्योनीर को पकड़ लेती है और चंद पलों में चकनाचूर कर देती है। ये देखकर थॉर और लोकी दोनों हैरान होते हैं। हालांकि थॉर उससे लड़ना चाहता है, लेकिन लोकी बाइफ्रॉस्ट का दरवाज़ा खुलवा देता है, जिससे दोनों के दोनों एसगार्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इनके पीछे हेला भी आ जाती है। वो इन दोनों को बाइफ्रॉस्ट के रास्ते से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देती है। एसगार्ड के द्वार का रक्षक वैसे तो हाइमडाल था, लेकिन लोकी ने उसके बदले अपने ही एक आदमी को, जिसका नाम स्क्रज है, उसे एसगार्ड के द्वार का रक्षक बना दिया था। वही तलवार से बाइफ्रॉस्ट के दरवाजे को खोलता और बंद करता था। स्क्रज हेला के साथ मिल जाता है। इसके बाद हेला एसगार्डियंस के सामने ये ऐलान करती है कि वही एसगार्ड की रानी है। जो लोग उसका विरोध करते हैं, हेला पल झपकते सबको मार देती है। इसके बाद वो उस कक्ष में जाती है जहाँ पर खतरनाक हथियार हैं। यहाँ पर टेसरेक्ट भी होता है, लेकिन हेला को टेसरेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एटर्नल फायर के पास जाती है और उस फायर को अपने हाथ में लेती है। इसके बाद वो ज़मीन तोड़कर नीचे तहखाने में जाती है। यहाँ पर उसकी वो आर्मी है जो उसके साथ उसके लिए लड़ा करती थी, जिन्हें ओडिन ने हेला को कैद करने से पहले यहाँ पर दफना दिया था। हेला के पास जो एटर्नल फायर होती है, वो उससे अपनी पूरी आर्मी को दोबारा से जिंदा कर देती है। साथ ही एक जाइंट वुल्फ को भी, जिसका नाम फेंड्रिस है, जो हेला का वफादार है। हेला अब अपना वो मकसद पूरा करना चाहती है जो हज़ारों साल पहले करना चाहती थी, जब उसने ओडिन के साथ मिलकर 9 रियासतों को जीता था। वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहती है, लेकिन जब वो बाइफ्रॉस्ट के रक्षक स्क्रच के साथ बाइफ्रॉस्ट के पास जाती है, तो वहाँ पर वो तलवार नहीं होती जिससे बाइफ्रॉस्ट का दरवाज़ा खुलता है, जिससे किसी भी दुनिया में जा सकते हैं। दरअसल हाइमडाल उस तलवार को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल चुका होता है। वहीं थॉर को दिखाया जाता है, जो हेला के बाइफ्रॉस्ट से बाहर फेंके जाने के बाद एक प्लेनेट पर गिरता है, जिसका नाम सकार है। यहाँ आसपास चारों तरफ कूड़ा होता है। इस प्लेनेट के चारों तरफ बहुत सारे वार्म होल्स भी हैं, और अब यहाँ पर एक शिप आता है, जिसमें से इसी दुनिया के कुछ लोग निकलते हैं। वो थॉर के ऊपर हमला कर देते हैं। थॉर जब उनसे लड़ रहा होता है, तभी यहाँ पर एक और शिप आता है, जिसमें से एक लड़की निकलती है, जिसका नाम होता है स्क्रैपर 142, यानी कि उसे इसी नंबर से इस प्लेनेट पर जाना जाता है। वो थॉर को अपने साथ ले जाती है, और यहाँ इस प्लेनेट का जो राजा होता है, जिसका नाम द ग्रैंड मास्टर है, वो थॉर को, ग्रैंड मास्टर को, एक ग्लैडिएटर यानी कि योद्धा के रूप में भेज देती है। थॉर को यहाँ पर लोकी भी दिखता है, जो पहले से यहाँ पर होता है,
जिसे देखकर थॉर खुश हो जाता है, लेकिन लोकी उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब ग्रैंड मास्टर थॉर को बताते हैं कि मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियनशिप करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से लड़ो। ये एक तरह का टूर्नामेंट है जहाँ पर बड़े बड़े योद्धा आते हैं। अगर तुमने मेरे योद्धा को हरा दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद थॉर को एक जगह बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उसे उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसे एक योद्धा से लड़ाई करनी है, और वो दूसरा योद्धा होता है हल्क। हल्क को देखकर थॉर खुश हो जाता है, लेकिन हल्क थॉर को नहीं पहचानता और इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें हल्क थॉर को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी थॉर की आंखें बंद होती हैं और उसे अपने पिता ओडिन का विजन आता है, जिसके बाद उसे उसकी ठंडर की शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं जो म्योनिर के नष्ट होने के बाद खत्म हो गई थी। इन शक्तियों से वो हल्क पर प्रहार करता है और जब वो जीतने वाला होता है तो ग्रैंड मास्टर एक बटन दबाता है जिससे थॉर की गर्दन पर लगे हुए गैजेट से उसे करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी गैजेट की वजह से थॉर को ग्रैंड मास्टर की बात माननी पड़ती है। अब थॉर की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने हल्क है। ये दोनों एक ही रूम में होते हैं, लेकिन हल्क अभी भी इसे नहीं पहचानता। थॉर हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ इस प्लेनेट तक कैसे पहुँचे। हल्क थॉर को क्विंजेट प्लेन दिखाता है एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन में। जब हल्क अल्ट्रॉन को क्विंजेट प्लेन से नीचे फेंकता है तो वो खुद उसी प्लेन में रह जाता है। हालांकि नताशा उसे वापस बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हल्क ना तो ब्रूस बैनर में बदलता है और ना ही क्विंजेट प्लेन को ऑपरेट करता है, और वो पहुंच गया था साकार ग्रह पर। पिछले 2 सालों से वो यहीं पर है। थॉर के पास इस ग्रह से निकलने का अब एक रास्ता है और वो है क्विंजेट प्लेन। पर जब वो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अदृश्य दीवारें उसे बाहर नहीं निकलने देती। पर थॉर अपनी शक्तियों से हाइमडाल से संपर्क करता है। हाइमडाल उसे बताता है कि हेला ने एसगार्ड पर अपना कब्जा कर लिया है और मैं एसगार्ड वासियों को एक सुरक्षित जगह पर ले आया हूँ। मेरे पास बाइफ्रॉस्ट की तलवार भी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वक्त तक हेला से बच नहीं सकता। तुम्हें जल्द से जल्द एसगार्ड आना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रैपर 142 आती है, वही लड़की जिसने थॉर को ग्रैंड मास्टर को बेचा था। थॉर ने इसे पहचान लिया होता है कि ये एक वेलकरी है। वेलकरी योद्धा एसगार्ड की वो फीमेल योद्धाएं थी जिन्होंने आज से हज़ारों साल पहले हेला के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन इस युद्ध में सब के सब मारे गए थे। सिर्फ एक ही वेलकरी अब बची हुई है। थॉर उसे कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे पिता ओडिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। मौत की देवी हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है। वेलकरी थॉर को कहती है कि अगर मौत की देवी हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है तो तुम एसगार्ड को भूल जाओ। दरअसल वो उसका साथ नहीं देना चाहती, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले उसने ओडिन की वजह से जब हेला से युद्ध किया था तो अपने सभी साथी योद्धाओं को खो दिया था, और अब वो आखिरी वेलकरी बची हुई है। थॉर वेलकरी से उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का रिमोट ले लेता है जो उसकी गर्दन पर लगा है, जिससे वो उस डिवाइस को निकाल देता है और यहाँ से निकलकर सीधा वो क्वीनजेट प्लेन पर जाता है। उसके पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है, जहाँ पर हल्क नताशा रमनॉफ यानी कि ब्लैक विडो, जिसे हल्क पसंद करता है, उसका 2 साल पुराना उस वक्त का वीडियो देखता है जब वो क्वीनजेट प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहा था। इस वीडियो में ब्लैक विडो से बोल रही होती है कि तुम्हारा प्लेन बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, तुम्हें इसे घुमाना होगा। वो अदृश्य मोड पर है, इसीलिए हम उसे देख नहीं सकते। हल्क जब ये वीडियो देखता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से वो हल्क के रूप में ही इस प्लेनेट पर है। वो एक बार भी ब्रूस बैनर नहीं बना, पर ब्लैक विडो के इस वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और 2 साल में पहली बार वो ब्रूस बैनर के रूप में आता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो लोकी और वेलकरी को थॉर को ढूंढने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि थॉर ने उसके सबसे बड़े योद्धा हल्क को चुराया है। ये दोनों के दोनों थॉर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर लोकी यहाँ पर वेलकरी को बताता है कि वो थॉर का भाई है, उसका नाम लोकी है। और जब वो वेलकरी के हाथ में वेलकेरियंस का टैटू देखता है तो समझ जाता है कि ये एसगार्ड की पुरानी योद्धा वेलकरी है। वो वेलकरी के दिमाग पर अपना हाथ लगाता है, जिससे वो उन यादों में चली जाती है जब मौत की देवी हेला ने उसके सभी वेलकेरियन साथियों को बहुत बेरहमी से मार दिया था। और इन यादों के दोबारा जिंदा होने के बाद वो थॉर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो हेला से बदला ले सके। वो थॉर के पास जाती है और कहती है कि हमें इस प्लेनेट से निकलना होगा। इस प्लेनेट से निकलने का एक ही रास्ता होता है और वो होता है टूटा हुआ सितारा, जो कि अब एक वार्म होल है। पर क्वीनजेट प्लेन यहाँ से नहीं निकल सकता, इसीलिए इन्हें ग्रैंड मास्टर का प्लेन चुराना होगा। हालांकि इन तीनों में से कोई भी लोकी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी थॉर लोकी को अपने साथ ले जाता है। और जब वे ग्रैंड मास्टर के प्लेन तक पहुँच जाते हैं तो लोकी एक बार फिर से थॉर को धोखा देता है, पर इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को यहाँ पर बुलाता, थॉर रिमोट का एक बटन दबाता है जिससे लोकी तड़पना शुरू हो जाता है। दरअसल वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो थॉर की बॉडी में लगा था अब उसने लोकी की बॉडी में लगा दिया होता है और रिमोट को उसी जगह फेंक कर ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वेलकरी और ब्रूस बैनर भी शिप में आ जाते हैं और ये तीनों की तीनों स्पेसशिप से वार्म होल से होते हुए एसगार्ड पहुँच जाते हैं। एसगार्ड में दिखाया जाता है कि हेला उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर हाइमडाल और एसगार्ड के वासी छुपे हुए हैं, क्योंकि वो बाइफ्रॉस्ट की तलवार को हासिल करना चाहती है।
और हाइमडाल यहाँ से बाइफ्रॉस्ट पर आ जाता है ताकि वो इस दुनिया से निकल सके। पर इनके सामने हेला की फौज आ जाती है, साथ ही वो दैत्यनुमा भेड़िया जो अकेले ही इन सब को खत्म कर सकता है। पर अब यहाँ पर वल्केरी और ब्रूस बैनर भी पहुँच जाते हैं। ब्रूस बैनर उस दैत्यनुमा भेड़िया को रोकने के लिए शिप से कूद जाता है और जब वो हल्क बन जाता है तो हल्क अकेले ही उस दैत्यनुमा भेड़िए से लड़ना शुरू करता है। ये दोनों के दोनों बाइफ्रॉस्ट ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। वहीं थॉर को दिखाया जाता है जो हेला के पास जाता है। थॉर के पास उसके पिता का त्रिशूल भी है और वो हेला से लड़ना शुरू करता है, पर हेला के सामने वो टिक नहीं पाता। हेला उसकी एक आंख भी फोड़ देती है। वो थॉर से कहती है कि मैं मौत की देवी हूँ, तुम क्या हो? और तभी थॉर आत्माओं की दुनिया में अपने पिता ओडिन से मिलता है। वो अपने पिता से कहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हेला का सामना कर सकूं और अब मेरे पास मेरा हथौड़ा भी नहीं है। ओडिन उसे बताते हैं कि हथौड़ा तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए था। तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसके बाद थॉर की चेतना वापस वहीं आ जाती है जहाँ उसके सामने हेला है और अब थॉर अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके हेला को एक ज़ोरदार झटका देता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। वहीं बाइफ्रॉस्ट ब्रिज पर दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी उन लोगों के साथ पहुँच जाता है जो साकार ग्रह पर गुलाम थे। उसके पास एक बहुत बड़ा स्पेसशिप भी होता है जिसमें वो एसगार्ड के लोगों को भेजना शुरू करता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। साथ ही वो हेला की सेना से मुकाबला भी करता है। यहाँ पर थॉर भी आ जाता है और अब थॉर, लोकी, वेल्केरी और बाकी सभी योद्धा मिलकर हेला की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हल्क को दिखाया जाता है जो उस दैत्यनुमा भेड़िए से पानी के अंदर लड़ रहा होता है, जिस लड़ाई में हल्क की जीत होती है और वो उस दैत्यनुमा भेड़िए को एक बहुत ऊंचे झरने से नीचे फेंक देता है। वहीं थॉर, वल्केरी और लोकी के सामने हेला आती है। हेला थॉर के सबसे बड़े प्रहार के बाद अभी भी जिंदा होती है और यहाँ पर थॉर को एहसास होता है कि उन्हें रैग्नारॉक को रोकना नहीं है बल्कि इसे घटने देना है। वो लोकी से कहता है कि तुम जाओ और फायर डीमन सर्टुअर के क्राउन को, जिसे मैं दूसरी दुनिया से यहाँ लाया था, उसे एटर्नल फ्लेम के ऊपर रख दो, क्योंकि यही भविष्यवाणी थी। लोकी जाता है और सर्टुअर के क्राउन को एटर्नल फ्लेम के ऊपर रख देता है जिससे फायर डीमन सर्टुअर एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और भविष्यवाणी के अनुसार रैग्नारॉक घटना शुरू हो जाता है, यानी कि वो एसगार्ड को खत्म करना शुरू कर देता है जो कि उसी के हाथों से होना है। यहाँ पर अब हल्क भी आ जाता है और जब वो फायर डीमन को देखता है जो कि बहुत विशाल होता है तो हल्क उस पर हमला कर देता है, लेकिन एक ही प्रहार से वो हल्क को दूर फेंक देता है। हालांकि हल्क उससे लड़ना चाहता है लेकिन थॉर उसे मना करता है। वो कहता है तुम मुझसे जीत नहीं सकते और इसके बाद हल्क इन दोनों को यहाँ से उठाकर उस स्पेसशिप में जिसमें पूरा एसगार्ड है उसमें चला जाता है। हेला फायर डीमन सर्टुअर का मुकाबला करती है लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, इसीलिए तलवार के एक ही वार से वो हेला के साथ पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर देता है। वहीं स्पेसशिप में थॉर के पास लोकी आता है। थॉर लोकी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है और अब थॉर को एसगार्ड का राजा बना दिया जाता है। थॉर कहता है कि हमारा प्लेनेट खत्म हो चुका है पर अभी भी हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं और वो है मिडगार्ड यानी कि अर्थ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी थॉर से पूछता है क्या मेरा अर्थ पर जाना सही होगा, क्योंकि अर्थ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। थॉर कहता है कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा और तभी ये देखते हैं कि इनके स्पेसशिप के सामने एक बहुत ही जाइगेंटिक स्पेसशिप है जिसके बारे में इनमें से किसी को कुछ नहीं पता। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है साकार ग्रह को जहाँ पर ग्रैंड मास्टर को उसके सभी गुलामों ने घेरा हुआ है जो उससे बदला लेना चाहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म थॉर रैग्नारॉक।